गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ, ये हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ाया था कि नाम क्या है या नैम की स्थापना कब होती है। 1961 में बेलग्रेड में नाम की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है बेलग्रेड का, ये नाम का मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है। जकार्ता कहाँ है आज? जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाम की विशेषता क्या है। हर कोई जो संगठन होता है उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके मायने होते हैं। उसी तरह हम देखें जो ये नाम सम्मेलन, ये नव स्वतंत्र देशों का जो एक संगठन था नाम, उन इस नाम की विशेषता क्या है? तो एक्चुअली प्रमुख रूप से इस नाम की एक विशेषता क्या थी कि ये क्या था? शीत युद्ध का विरोध कर रहा था। क्या था? शीत युद्ध का विरोधी था। शीत युद्ध का विरोधी था। शीत युद्ध वही जो शीत युद्ध चल रहा था विश्व के दो धड़ों के बीच, इसका ये विरोध करता था। और बल्कि नाम की स्थापना इसीलिए हुई थी, अगर शीत युद्ध का दौर विश्व में नहीं चलता तो शायद नाम की स्थापना भी नहीं होती। तो शीत युद्ध का ये क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था कि विश्व में ये गुटबाजी जो चल रही है इसका हम विरोध करते हैं। जो विश्व में ये तनाव का माहौल है, अस्थिरता का माहौल है, आपसी मतभेद का, वैमनस्यता का जो माहौल है, या संकालो दृष्टि का जो ये माहौल है, इसको क्या किया जाए? दूर किया जाए, या हम इस उलझन में नहीं पड़ते हैं। वही शीत युद्ध का विरोध करना नाम की प्रमुख विशेषता थी। दूसरा देखा जाए तो यह सैन्य गठबंधनों का विरोध करता था। सैन्य गठबंधन का विरोध, जो आर्म्स अलाइज बन रही थी, आर्म्स अलाइज सैन्य गठबंधन था, उसका वो विरोध कर रहा था। आपको जैसे हमने बताया कि अमेरिका ने जैसे क्या बनाया था? नाटो बनाया था, ठीक है, सेंटो बनाया था, सीएटो बनाया था। ये जो सम्मेलन सैन्य गठबंधन अमेरिका ने बनाए थे, ये अमेरिका ने बनाए थे, इसका ये क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। वही इनके जवाब में जो सोवियत संघ ने क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट बनाया था। वार्सा पैक्ट बनाया था। इसका ये क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि सैन्य गठबंधन से विश्व में अस्थिरता आ रही थी, हथियारों की होड़ मच रही थी। एक ऐसा माहौल था कि क्या पता, कई बार तो ऐसे मौके आए, ठीक है, कि क्या ये दुनिया को ये लगा कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। जैसे आपको क्यूबा मिसाइल संकट पड़ाया था, उस समय तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी क्यूबा के मसले पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कि विश्व बिरादरी को लगा कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। और ये और किस चीज़ का विरोध करेगा? हाँ, महाशक्तियाँ, उस समय एक ट्रेंड था, एक प्रवृत्ति थी कि महाशक्तियाँ विश्व के छोटे छोटे देशों को अपने गुट में मिलाकर उन देशों की धरतियों को सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करती थी, या सैनिक साजो सामान को रखने के लिए क्या करती थी? इस्तेमाल करती थी। तो इस चीज़ का यह विरोध करती थी। इसका मतलब महाशक्तियों की सैनिक अड्डों का विरोध। इसका मतलब जो नाम का सदस्य है वो किसी भी ऐसी महाशक्ति को अपने यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसे एक दूसरे के खिलाफ ये जो सैनिक गतिविधियाँ होती हैं, सैनिक औजार रखना, सैनिक अस्त्र शस्त्र रखना, या सैनिक संचालन करना, सैन्य संचालन करना, इसका ये जो नाम क्या करता? इसका विरोध करता था। नेक्स्ट है, नाम जो है उपनिवेशवाद का विरोध करता था। उपनिवेशवाद का ये क्या करता था? विरोध करता था। उपनिवेशवाद, कॉलोनी मतलब उपनिवेशवाद क्या होता है? कॉलोनीज। जैसे अमेरिका और जैसे ब्रिटेन ने भारत को क्यों बनाया था? उपनिवेश बनाया था। लगभग 200 सालों तक भारत क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था। आपको विदित है कि 200 सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए यहाँ
ब्रिटानिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो ईस्ट पूरब के देशों के साथ, भारत पूरब में पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी भारत आती है, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। वो भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, व्यापारिक गतिविधि के उद्देश्य से आती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको लगता है कि भारत क्या है, संसाधनों से परिपूर्ण है, हर प्रकार के यहाँ संसाधन हैं, यहाँ मसाले हैं, यहाँ मिनरल्स हैं, यहाँ काले वो जो गरम मसाले होते हैं, इनके लिए ब्रिटेन क्या है काफ़ी भारत के प्रति क्या हुआ, काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ कि भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, प्रचुरता है संसाधन की, तो भारत में उतने आया तो व्यापारिक मामलों से था, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक, पहले आर्थिक मसलों पर भारत को अपने नियंत्रण में रखा, और धीरे धीरे भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से राजनीतिक शक्ति को अपने काबू में कर दिया और भारत को क्या बना दिया, उपनिवेश बना दिया। तो जो पीड़ा हमारी पहले थी जब हम गुलाम थे, उस पीड़ा को नव स्वतंत्र देश या जो पुराने उपनिवेशीय देश थे, ये जरूर इस बात को क्या करेंगे, हमेशा इसको नहीं बोल पाएंगे कभी, इसलिए यह उपनिवेशवाद का क्या करता था, विरोध करता था। यह जो है नाम जो है और क्या है, साम्राज्यवाद का विरोध करता है, साम्राज्यवाद का क्या करेगा, विरोध करेगा। जो कॉलोनिज्म, जो इम्पेरियलिज्म होता है, साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की जो प्रवृत्ति किसी जिस देश की होती है उसको बोलते हैं हम साम्राज्यवादी देश। साम्राज्यवाद का नाम क्या करेगा, विरोध करेगा। साथ ही साथ ये साम्राज्यवाद का विरोध करेगा, ये निर्जातीयता का ये विरोध करेगा। ये जो रंग भेद होती है, रंग भेद की नीति, रंग भेद का विरोध करेगा, रंग भेद का क्या करेगा, ये नाम क्या करेगा, विरोध करेगा। तभी आपको पता है उस बीच में जैसे साउथ अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव था, ठीक है, उसके खिलाफ भी नाम ने क्या किया, काफ़ी पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज किया कि साउथ अफ्रीका के निर्जातीय या रंग भेद, नस्ली भेदभाव के विरोध क्या किया था उन्होंने, अपना नाम ने अपनी विरोध दर्शाया था कि हम इस चीज़ का क्या करेंगे, विरोध करते हैं। तो इस तरह की नाम की ये विशेषता थी और इन्हीं पिलर पे नाम का अस्तित्व टिका था। इन्हीं जो पिलर थे, ये जो मूलभूत पिलर थे, ये मूलभूत जो पिलर थे, जो इनकी उद्देशिका थी, जो उद्देश्य थी, उन्हीं पिलरों पे ये नाम ना गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, खड़ा हुआ था। ये इसकी क्या है, विशेषता है। हाँ, एक दूसरा प्रश्न उठता है आज के दौर में कि जो ये संगठन है नाम, अब इसकी प्रासंगिकता क्या रह जाती है, कि अब इसकी प्रासंगिकता क्या रह जाती है। चूँकि आपको विदित है कि नाम की क्योंकि 1991, देखो नाम की प्रासंगिकता, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट, नाम की प्रासंगिकता क्या है, ये प्रमुख मुद्दा है आज के दौर में। कई बार काफ़ी बर्निंग सा टॉपिक है ये, क्योंकि 1991 के बाद क्या हो गया, सोवियत संघ का क्या हो गया था, सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। जब सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया, तो इसके साथ ही और क्या हो गया, गुटबाजी का समापन हो गया। विश्व की जो दो शक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर, उसमें एक शक्ति क्या होगी, धाराशायी होगी। जब विश्व की एक शक्ति धाराशायी होगी तो विश्व में जो गुटबाजी का एक दौर चला था यूएसए यूएसएसआर के बीच में, ये गुटबाजी का दौर क्या हो गया, समाप्त हो गया। विश्व के जो विभिन्न देशों को ये अपने गुटों में मिलाने का एक ट्रेंड से चला था, एक प्रवृत्ति चली थी, ये भी अपने आप क्या हो गई, सोवियत संघ के पतन के साथ ये भी क्या होगी, समाप्त होगी। अब प्रश्न यही उठता है कि जब गुटबाजी समाप्त हो गई तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या रही, क्योंकि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है
ये विश्व के गुटों से दूर रहने का ही क्या था, प्रमुख रूप से आंदोलन था। विश्व के गुटों से ही दूर रहने का प्रमुख रूप से क्या था, आंदोलन था। तो जब गुटबाजी नहीं रहेगी, गुट ही नहीं रहेंगे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या मतलब है। तो आज वही प्रश्न प्रमुख रूप से उठाया जाता है कि आज कुछ देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, पश्चिम के देश कहते हैं कि इस नाम की को समाप्त कर देनी चाहिए। संगठन का जो उद्देश्य था वो अब क्या है, समाप्त हो गया, इसलिए इसको समाप्त कर देनी चाहिए। तो क्या इसकी आज भी क्या है, प्रासंगिकता है। देखिए, संगठन की प्रासंगिकता जो 1961 में थी, अगर कहा जाए तो आज इसकी प्रासंगिकता उससे भी ज़्यादा हो गई। देखो, इसका जो पिलर्स थे जिस पे ये संगठन खड़ा था, पहला क्या था, ये किस चीज़ का विरोध करता है, ये शांति, ये शांति, विश्व में शांति और एवं सह अस्तित्व, शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की बात करता था। शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की ये संगठन बात करता था। और आज विश्व में शांति और सह अस्तित्वता समाप्त नहीं, बल्कि ये क्या हो रही है, और ज़्यादा अशांति का दौर चल रहा है। देखो, आज वर्तमान, आज ही देखो विश्व में, देखो कोरोना वायरस आया है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया, ठीक है। वैश्विक बिरादरी, जिसमें अमेरिका प्रमुख है, कह रहे हैं, चीन को कह रहे हैं कि चीन ने क्या किया है, इस कोरोना वायरस को क्या दी है, का जन्म स्थान चीन है, ठीक है। और जिस माध्यम से भी ये कोरोना का जन्म हुआ है, ठीक है, कोविड-19 का जन्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन ने क्या है, विश्व बिरादरी को धोखे में रखा, और समय रहते क्या है, इसका विश्व बिरादरी को ये नहीं बताया कि एक्चुअली ये वायरस क्या है, इस वायरस का प्रारंभ कैसे हुआ। तो जो भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर आज है, तो कहीं ना शांति और अस्तित्व की जो भावना है आज और ज़्यादा इसको ठेस आई है, या शांति का दौर आ रहा है। तो ऐसे संगठन जिसमें 120 सदस्य हो, और एक ऐसे देश जो जिम्मेदार देश हैं, जो अभी विकसित या विकासशील देश हैं, तो ऐसे संगठन को आज बल्कि और मजबूत होना चाहिए कि विश्व में जब ऐसे दौर चल रहे हैं, तो ये एक साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए, आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे के विश्वास के साथ आगे बढ़े। दूसरा है, देखिए, ये जो नाम था, ये जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। आपको पता है, उपनिवेशवाद का विरोधी है, उपनिवेशवाद का विरोधी है। देखिए, कहने वाली बात है, सही बात है, आज विश्व में उपनिवेश का दौर भी समाप्त हो गया है। जितने देश गुलाम थे वो सब लगभग क्या है, समाप्त हो गए हैं, सब कोई भी आज गुलाम नहीं। लेकिन आज एक नई प्रवृत्ति है, आज विश्व में एक नई प्रवृत्ति है, वो है नव उपनिवेशवाद की, न्यू कॉलोनिज्म की। नव उपनिवेशवाद क्या है, देखिए, आज प्रत्यक्ष तौर पे कोई देश किसी देश का गुलाम नहीं है, लेकिन विश्व की आर्थिक नीतियों के माध्यम से विकसित देश विकासशील देशों को आज भी क्या कर रहे हैं, अपने गुलाम बना रहे हैं। जैसे अमेरिका की कोई MNC है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है माना, वो भारत में आकर भारत में अपनी तरह की नीतियाँ क्या करती है, संचालित करती हैं, ठीक है। विश्व की सरकारों को, गरीब देशों की सरकारों को अपनी नीतियों के तहत उनको निर्णय लेने के लिए क्या करती है, बाध्य करती हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास पैसा होता है, और कहीं ना कहीं वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गरीब देशों की सरकारों को अपनी नीतियों के तहत, या अपनी नीतियों के जो उनकी नीतियां होती हैं उसके पक्ष में नीति लेने के लिए क्या कर देती हैं, विवश करती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कभी बताऊंगा कि कैसे इन देशों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये छोटे छोटे देशों की नीतियों को क्या किया है, प्रभावित किया है, ठीक है। ऐसे ही या विश्व बंधुता की भावना पे ये टिका है, ये वसुधैव कुटुंबकम, या जो विश्व बंधुत्वता की भावना है, ये जब ये स्थापना हुई थी शीत युद्ध के विरोध में, तो ये विश्व में विश्व बंधुत्वता की भावना ला के आया था कि हम शांति और सौहार्द की स्थापना करेंगे, विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करेंगे। और आज
कहने की जरूरत नहीं। विश्व में बहुत सारे ऐसी घटनाएं परिघटनाएं हो रही हैं जब क्या है, देशों का आपस में क्या है, मनमुटाव है, झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो आज नाम एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से यह विश्व के इन देशों के मध्य के मध्यस्थता कर सकता है, समझा बुझा सकता है। नेक्स्ट है, ये जो संगठन है या आपको पढ़ाएंगे हम अभी, नियो, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात करता है नाम। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होती है 1972 में। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नाम के देशों ने विश्व में एक बात रखी थी, अंकटाड में एक सम्मेलन, अंकटाड के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था। उन्होंने एक बात रखी थी कि अल्प विकसित जो देश हैं, जो नाम के अल्प विकसित देश है, कहीं ना कहीं विश्व में उनका व्यापारिक नुकसान हो रहा है। विश्व के विकसित देश हमारे संसाधनों पे शिकंजा कस रहे हैं, हमारी पहुंच उनके बाजारों तक नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहाँ तक हमारी पहुँच, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। तो नियो के माध्यम से उन्होंने विश्व पटल की ये बात रखी थी कि हमारी इन बातों को माना जाए, जिससे हम भी क्या है, गरीबी से बढ़ पाएँ, गरीबी दूर करें, विकास, हम भी क्या है, विकास कर पाएँ। तो ये इस नाम का क्या था, ये भी एक पिलर था कि हम इसके माध्यम से अपने देश का विकास करेंगे, पश्चिम के मुल्कों के ऊपर आश्रित न रह के अपना डेवलपमेंट कर निभाएंगे। और आज उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का दौर है। 1991 के बाद भारत के एक नई आर्थिक नीति लाए थे जब मनमोहन सिंह से हमारे वित्त मंत्री थे। हम आज वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की ओर कदम हमने बढ़ाए हैं। और कहीं ना कहीं आज भी जब विश्व बाजार खुल चुका है, सब देशों की सीमाएं खुल चुकी हैं, तो हमारे देश के जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग होते हैं या ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें पैसा कम होता है, जिनके पास पैसों की कमी हो रही है, तो इस उदारीकरण से, वैश्वीकरण से हमारे बाजार क्या हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। ठीक है। साथ ही हमारे पास ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो हम विकसित देशों का क्या कर पाएँ, बराबरी कर पाएँ। तो इसलिए आज विकसित देश या नाम के देश इस नियो की जो पृष्ठभूमि पे हमने वो बातें रखी थी, आज भी हमारे लिए एक महत्व है नाम का कि हम विकसित देशों पर या दबाव डालें कि जो हम अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, हमारी बातों को क्या किया जाए, महत्व दिया जाए, हमको किसी चीज़ में सब्सिडी दी जाए, हमें ग्रीन सब्सिडी दी जाए या ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजी दिया जाए जो हम भी तुम्हारे मुकाबले अब आज क्या कर पाएँ, विकास के राह पे आगे बढ़ पाएँ। और इसकी नेक्स्ट है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखो, 2/3 देश नाम में है तो अपने आप इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। विश्व के 2/3 देश जिस संगठन में हो, जिस संगठन के में विश्व के 2/3 देश हैं, तो कहीं ना कहीं उस संगठन की प्रासंगिकता को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसकी प्रासंगिकता जग जाहिर होती है कि इतने 120 देश, 193 देश आज यूएनओ में, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य में 2/3 सदस्य जो है नाम के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं इस संगठन के अंदर यह आकर्षण होगा, इसका वो महत्व होगा, उसकी वो प्रासंगिकता होगी, तभी इतने देश क्या हैं, इसके क्या हैं, आज मेंबर हैं। ठीक है, धन्यवाद।